वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। वायु जीवमंडलीय वृहत पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वाद रहित पदार्थ है। वायु गतिशील, नमनशील तथा संपीड़न भी होती है। वायु हजारों किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में पाई जाती है। पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उनमें निरंतर अंतरक्रिया होती रहती है। धरातल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व वायुमंडल के कारण ही संभव है। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों को पीने के लिए पानी तथा श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि पादपों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नितांत आवश्यकता होती है। वायुमंडल धरातलीय तापमान को भी नियंत्रित करता है। वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रित रूप होता है। समुद्र तल पर शुद्ध और शुष्क वायु में मुख्यतः 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन। इन गैसों में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में ओजोन O3 तथा रेडॉन गैसें भी थोड़ी मात्रा में मिलती हैं। धरातल के निकट कुछ मात्रा में जलवाष्प भी पाई जाती है। संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल पर पादपों एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए जलवाष्प अति आवश्यक तत्व है, क्योंकि जलवाष्प का संघनन होने पर ही बादल, वर्षा, कुहरा, ओस, तुषार तथा हिम का निर्माण होता है। ठोस कणों के रूप में धूल कण पाए जाते हैं, जिनसे सौर विकिरण का परावर्तन तथा प्रकीर्ण होता है। वायु प्रदूषण तथा इसके स्रोत के बारे में यदि देखें तो इनके कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। वैसे 2 प्रकार का होता है, मानवीय और प्राकृतिक। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन का स्रोत वायु प्राकृतिक रूप से अपने निश्चित अनुपात में विभिन्न गैसों का संगठन पाया जाता है, जिसका विभिन्न जीव जंतु एवं पादप समुदाय उपयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं के कारण यह संतुलन अपनी वास्तविक दशा खो रहा है। प्रारंभ में केवल प्राकृतिक कारकों द्वारा एवं कुछ मात्रा में मानवीय स्रोतों द्वारा वायु प्रदूषण होता था, जो पुनः अपनी संतुलित अवस्था में आ जाता था। लेकिन तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण यह स्थिति अब नियंत्रण से बाहर है एवं प्रदूषण का स्वरूप दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। वायु प्रदूषण की यदि डेफिनेशन देखी जाए, परिभाषा देखी जाए, तो वायु प्रदूषण को अपन निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन
जिनके द्वारा मनुष्य के जीवन या अन्य जीव परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक प्रक्रमों तथा हमारी संस्कृति संपत्ति को हानि पहुंचे अथवा प्राकृतिक संपदा नष्ट हो तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सामान्य अर्थों में भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन और अन्य जीवों, उनके परिस्थितियों तथा औद्योगिक प्रक्रमों और हमारी संस्कृति संपत्ति को हानि पहुंचे या प्राकृतिक संपदा नष्ट होती हो तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक परिभाषा दी है वायु प्रदूषण की। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है, वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेश वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा भी बढ़ जाती है। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेशी वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा भी बढ़ जाती है। सामान्य अर्थों में प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतों से उत्पन्न तत्वों से वायु में मिश्रण से उत्पन्न असंतुलित अवस्था को वायु प्रदूषण कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतों से उत्पन्न तत्वों के वायु में मिश्रण से उत्पन्न असंतुलित अवस्था को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण मानव के अविवेकपूर्ण प्रयासों के उपरांत ही उत्पन्न होता है। मनुष्य अपनी आर्थिक प्रगति की दौड़ में वायुमंडल की संतुलित दशा को नजरअंदाज कर देता है तथा परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वायु प्रदूषण के स्रोतों को यदि देखा जाए तो 4 प्रकार के मुख्य स्रोत हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। 4 प्रकार के आधार हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर इसमें 2 है, प्राकृतिक एवं मानवीय। प्राकृतिक में ज्वालामुखी है, वनाग्नि है, तूफान है, कोहरा है इत्यादि। और मानवीय में देखा जाए तो दहन क्रिया है, उद्योगों द्वारा है, कृषि कार्यों द्वारा है, विलायकों द्वारा है, रेडियोधर्मिता द्वारा है। यानी ये हो गए उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत। रासायनिक संगठन के आधार पर भी कार्बनिक कह दो या जैविक कह दो, कार्बनिक या जैविक स्रोत और अकार्बनिक या अजैविक स्रोत। आकार एवं घनत्व के आधार पर यदि कहें तो विशिष्ट स्रोत और विविध स्रोत। स्रोत के प्रकार के आधार पर यदि इनको विभाजित किया जाए तो इनके नाम होते हैं जैसे वाहनों के दहन द्वारा, औद्योगिक क्रिया द्वारा, स्थिर दहन द्वारा, ये स्रोतों के प्रकार के आधार पर। इस प्रकार से वायु प्रदूषण के स्रोत को 4 आधारों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, आकार एवं घनत्व के आधार पर और स्रोत के प्रकार के आधार पर। वायु प्रदूषण के यदि विभिन्न प्रकार के स्रोतों को सामूहिक रूप से वर्णित किया जाए तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में यदि देखा जाए तो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न प्रदूषक जैसे धूल के कण, राख, धूमर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसें। इसके अलावा अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व, उपग्रह, जो अवांतर ग्रह आदि की टक्कर से उत्पन्न धूल होती है, विभिन्न प्रकार की दहन क्रिया। इस प्रकार से प्राकृतिक स्रोतों में
ज्वालामुखी क्रिया तथा वनाग्नि, जो जंगलों में लगने वाली आग, वनाग्नि बोलते हैं इसको, सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विस्तृत स्रोत है। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी क्रिया तथा वनाग्नि सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विस्तृत स्रोत है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसें एवं धूल कणों का विसर्जन होता है, जो वायुमंडल में निर्मुक्त होकर मिश्रित हो जाता है और वहां वायु प्रदूषित में वृद्धि होती है। वनों में लगने वाली आग से भी धुआं तथा राख की मात्रा बढ़ती है तथा वायु को प्रदूषित करती है। तेज हवाओं तथा तूफानों से इन धरातलीय तत्वों का वायुमंडल में मिश्रण होता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। दलदली क्षेत्रों तथा चावल के खेतों से मीथेन गैस निःसृत होकर वायु प्रदूषण फैलाती है। प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला वायु प्रदूषण अधिक हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में फैलता है। दूसरा, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत, ह्यूमन सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ह्यूमन सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन में देखा जाए तो वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलाप वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है या बनते जा रहे हैं। मनुष्य विकास की आर्थिक दौड़ में शामिल होकर पर्यावरणीय संतुलन की सीमा को लांघते हुए आगे बढ़ रहा है। विभिन्न उद्योगों का विकास कर रहा है, जिनके लिए जीवाश्मीय ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। परिवहन के साधनों का विकास, विभिन्न रसायनों का उत्पादन तथा प्रयोग में वृद्धि करके भी मानव जहां एक और सुख की अनुभूति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण को बढ़ा भी रहा है। मानवीय स्रोतों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे दहन क्रिया द्वारा। दहन क्रिया क्या है? मनुष्य अपने विभिन्न कार्य पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में ऊर्जा का उपयोग करता है। भोजन पकाने, बर्तन बनाने, कपड़ा बनाने, विविध सामग्री बनाने, जैसे गृह निर्माण हेतु ईंट बनाना, आवागमन साधनों का प्रयोग करके आदि प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है, जो हमें विविध प्रकार के दहन द्वारा प्राप्त होती है। अब यह दहन भी कई रूपों में है, जैसे घरेलू कार्यों में दहन। घरेलू कार्य मानव का प्राथमिक अति आवश्यक कार्य है। इनमें भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि प्रमुख है, जिनमें कोयला, केरोसिन तथा पकाने वाली गैस का दहन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी व गोबर के कंडे भी जलाए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं तथा ऑक्सीजन गैस का ह्रास होता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। ईंधनों के पूर्ण रूप से दहन न होने पर अनेक हाइड्रोकार्बनिक तथा साइक्लिक पायरिक यौगिक भी उत्पन्न होते हैं, जो भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट, कचरा, झाड़ झंकार का प्रयोग भी काफी अधिक किया जाता है और इससे निकलने वाले प्रदूषक तत्व अन्य तत्वों की तुलना में अधिक जहरीले होते हैं। इसके अलावा ताप विद्युत ऊर्जा के लिए दहन, ताप विद्युत ऊर्जा के लिए जो दहन किया जाता है, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है।
पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो उत्पादित ऊर्जा का सर्वाधिक प्रतिशत ताप विद्युत से ही प्राप्त होता है। और भारत में यदि देखा जाए तो कुल स्थापित क्षमता की जो 68% ऊर्जा तापीय संयंत्रों से प्राप्त होती है। तापीय विद्युत ग्रहों में शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड SO4, कार्बन के ऑक्साइड तथा अन्य गैसें एवं धुआं उत्पन्न होती है। कोयले के दहन के उपरांत राख को व्यर्थ पदार्थ के रूप में फेंक दिया जाता है, जो हवा के साथ में उड़ करके वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वाहनों में दहन। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के दौर में इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तीव्रगामी परिवहन के साधनों में मोटर कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेल तथा वायुयान प्रमुख हैं। इनमें दहन हेतु पेट्रोल, डीजल इत्यादि गैसों इत्यादि ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे जलने से बहुत बड़ी मात्रा में काला धुआं उत्सर्जित होता है। डीजल से चालित वाहनों में निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कार्बन में ही कणिकाओं के साथ साथ हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के विविध ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। पेट्रोल चालित वाहनों में धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ सीसा भी निकलता है और ये सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के क्रिया करके भूरे रंग के हानिकारक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को जन्म देता है। प्रकाश रासायनिक कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन यौगिक पैराबैंगनी किरणें के प्रभाव से ओजोन की व अन्य जटिल कार्बनिक गैसें कार्बनिक कण जो जहरीले होते हैं से उत्पन्न वायु प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार से इसके अलावा कचरे को एकत्रित करके जलाने, शादी विवाह तथा त्योहारों के समय आतिशबाजी एवं आग्नेय अस्त्रों का परीक्षण आदि के द्वारा भी वायु प्रदूषण फैलता है। सड़क की धूल एवं निर्माण कार्य भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक में प्रगति के कारण औद्योगिक वातावरण में कपड़ा, कागज, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, धातु उद्योग तथा रासायनिक उद्योग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इनसे विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें, धूम्र तथा अन्य प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते हैं। हानिकारक गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। अन्य तत्वों में जैसे सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बेरिलियम, कैडमियम आदि प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में सांद्रण होता है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रियाओं के दौरान जहरीली गैसों का रिसाव होने से भी घातक पर्यावरणीय प्रकोप उत्पन्न हो जाते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको बोलते हैं गैस निःसृत होकर के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ में धरातल पर पहुंचता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जल अम्लीय तथा अधिक होने से क्षारीय होता है। औद्योगिक नगरों में जल का जो pH मान है वो कम हो जाता है, कम पाया जाता है, जो जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा के कारण मानवीय हानि के अतिरिक्त मिट्टियों की उर्वरकता में भी ह्रास होता है। इसके अलावा कृषि कार्यों के दौरान एक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और कृषि संबंधी कार्यों जैसे खेत का कूड़ा करकट जलाने, अनाज की उड़ावनी आदि से भी वायु प्रदूषण फैलता है। विलायकों का प्रयोग
प्रकृति में अनेक प्रकार के छिड़काव, रंग तथा फर्नीचर को चमकाने वाले विभिन्न विलायकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश विलायक उड़नशील हाइड्रोकार्बन पदार्थ होते हैं। छिड़काव, रंग तथा चमकाने के दौरान वे पदार्थ सूक्ष्म कणों एवं वाष्प के रूप में वायु में मिलकर के उसे प्रदूषित करते हैं। विभिन्न रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग के दौरान वाष्पन द्वारा तथा कभी कभी अवसादी के कारण वायु में मिलकर के दूषित कर देती हैं। रेडियोधर्मिता द्वारा परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मिता से वायु प्रदूषण फैलता है। परमाणु बमों के निर्माण में विघटनकारी जो तत्वों का उपयोग होता है, ये पदार्थ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अतः इनसे उत्पन्न विघटन प्रारंभ हो जाता है और इनमें कई प्रकार की जहरीली किरणें जैसे गामा किरणों का उप परमाणुओं के रूप में, विकिरण के रूप में भी हानिकारक होती है। परमाणु बम में विस्फोट के साथ ही विघटन नाभिक समस्थायी पदार्थ भी वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इन विकिरण में अधिक समय लगने के कारण इनका प्रभाव काफी समय बाद तक भी रहता है। इसके अलावा कच्ची एवं टूटी फूटी सड़कों पर वाहनों द्वारा धूल उड़ करके वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों, सिनेमाघरों तथा नाट्यगृहों इत्यादि में बैठे लोगों द्वारा किए जाने वाला धूम्रपान भी वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। अनेक जैवीय क्रियाओं जैसे मवेशियां, भेड़ बकरियां आदि अन्य जानवरों के शरीर से बनने वाले खमीर के दौरान मीथेन CH4 का सांद्रण होता है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। कुछ हानिकारक गैसें हैं वायुमंडल में जो वायु प्रदूषण के स्रोतों के विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। इन हानिकारक गैसों में वायुमंडल में विभिन्न प्रदूषक स्रोतों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का समावेश हो जाता है, जो प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस जिसको NH4 बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्जिन गैस, मिथिल आइसो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं, मीथेन CH4 बोलते हैं। इसके अलावा सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, ओजोन O3, हाइड्रोकार्बन इत्यादि जहरीली गैसें भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव: स्वस्थ एवं संतुलित अवस्था में क्रियाशील वायुमंडल में यदि अवांछित तत्वों का सांद्रण हो जाता है तो यह प्रकृति में कई दुष्प्रभाव छोड़ने लगती है। इससे मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, जीव जंतु, जलवाष्पीय दशाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। इन दुष्प्रभावों के कारण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाओं भी प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रभाव यदि देखें तो मानव स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न वायु प्रदूषण से आंखों, गले तथा फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मानव स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं तथा कीटों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है और वायुमंडल एवं जलवायु पर भी, जैसे ओजोन परत है वो इसका सबसे प्रभाव देखा गया है। ये ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन के प्रकाश यानी अपघटन के फलस्वरूप बनती है तथा वायुमंडल की लगभग 99% पराबैंगनी किरणें सौर किरणों को सोख लेती हैं। ओजोन मंडल इन किरणों को छानने का कार्य करता है, जो भूतल तक पहुंचने पर कृषि, जलवायु तथा मानव स्वास्थ्य पर अनेक दुष्प्रभाव इसमें मिल जाते हैं। जलवायु पर प्रभाव देखा जाए तो प्रकृति के साथ वायु प्रदूषण की मनमानी छेड़छाड़ प्रभाव दिखाने लगी है। जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ओजोन में अलपतता आ रही है, महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप जलवायु में वायु प्रदूषण के प्रभाव परिलक्षित हो रही हैं। मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और
अन्य प्रभाव में देखें तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अजैविक घटकों पर देखें तो जंग लगना, कागज व कपड़ा, संगमरमर आदि को हानि पहुंचाना है। अम्ल वर्षा का भी इसका एक कारण है। अब इसके वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, जो मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन है, इसमें नियंत्रण के उपायों में आधुनिक विश्व में आर्थिक विकास, औद्योगिक वृद्धि तथा नगरीय विस्तार द्वारा विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण फैला है। जहां कहीं विकास का विचार उठेगा, एक निश्चित मात्रा में वायु प्रदूषण भी फैलेगा, लेकिन इसके प्रभावी उपायों को मद्देनजर रखकर विकास किया जाए तो यह हानिकारक सीमा को पार नहीं कर पाएगा। इस हेतु वर्तमान में फैल चुके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके उसके हानिकारक प्रभावों से बचने के उपाय खोजे जाएं तथा भविष्य हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। प्रदूषण नियंत्रण का सर्वमान्य तथ्य यह है कि सर्वप्रथम प्रदूषक स्रोत के स्थान पर ही उसे नियंत्रित कर लिया जाए। भारत जैसे विकासशील देशों को अभी ये प्रयास करना चाहिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ निम्न उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1, औद्योगिक विकास के साथ ही वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक प्रदेशों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट अर्थात हरित पेटी का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 2, दूसरा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का दूसरा उपाय, वाहनों का इंजन पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी तथा पश्च जलक यानी आफ्टर बर्नर बोलते हैं इसको, लगाया जाए। वाहनों में उपयोग में लिए जाने वाला डीजल संयोजी पदार्थों के मिश्रण युक्त होना चाहिए। घरेलू नंबर 3, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तीसरा उपाय, घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन। अब इनमें जैसे हीटर, कुकिंग गैस, कुकिंग रेंज इत्यादि का घरेलू स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण से निजात दिला सकता है। नंबर 4, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का चौथा उपाय, परंपरागत ईंधन का उपयोग नियंत्रित सीमा में किया जाए तथा धूम्र रहित यानी स्मोक फ्री चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण का पांचवा उपाय, उद्योगों की स्थापना घनी आबादी क्षेत्रों से दूर की जानी चाहिए। नवीन उद्योग स्थापित करने से पूर्व प्रदूषणकारी क्रियाविधियों के प्रबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत ही इनका विकास किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण का छठा उपाय, वायु प्रदूषण के नियंत्रित करने का छठा उपाय, उद्योगों से निशर्त हानिकारक वायु प्रदूषकों का शोधन करना चाहिए। इसके लिए नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता ली जानी चाहिए। सातवां उपाय, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सातवां उपाय, जो वनों में लगने वाली आग है, वनाग्नि बोलते हैं इसको, वनाग्नि तथा अन्य प्रकार के अग्निकांडों पर तुरंत नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कभी वनाग्नि लंबी अवधि तक चलती रहती है, अतः ऐसी दशा में सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं इसको, तकनीकी की सहायता से निगरानी यानी मॉनिटरिंग रख करके प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आठवां उपाय, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा हानिकारक रसायनों की प्रकृति को बदल करके
उनसे होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस क्षेत्र में नवीन शोध कर सस्ती तकनीकी का विकास किया जाना अति आवश्यक है। 9वां उपाय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का। नेक्स्ट, परिवहन व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए कोयले से चलने वाली रेलों की जगह विद्युत चालित इंजनों वाली रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विभिन्न स्रोतों से निशर्त वायु प्रदूषकों के पृथक्करण द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह पृथक्करण या तो छान करके, जिसको फिल्टरिंग बोलते हैं, या निसादन द्वारा सेल्टिंग बोलते हैं, या घोल करके, तथा अधिशोषण द्वारा विभिन्न विधियां अपना करके कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय, वायु प्रदूषण के प्रति जनता को सचेत करके यानी जन जागरूकता तथा इससे हानिकारक दुष्परिणामों या दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत मानव शरीर पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से आम जनता को परिचित कराया जाए। आम नागरिक के अतिरिक्त सरकारी संस्थान तथा कर्मचारियों, अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तथा उद्योगपतियों को भी वायु प्रदूषण के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। नेक्स्ट, रोकने का उपाय, वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय। वायु प्रदूषण की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। नियमित उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय समय पर, जिसके तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वायु प्रदूषण के भावी स्तर एवं कुप्रभावों की समय रहते हुए भविष्यवाणी की जानी चाहिए। इस हेतु नवीन तकनीकी जो रिमोट सेंसिंग है एवं जीआईएस भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता लेना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, अगला उपाय, कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, जैसे सौर चालित मोटर कार का उपयोग। नेक्स्ट, भारत सहित संपूर्ण विश्व में कुल उत्पादित ऊर्जा का जो लगभग 55% भाग तापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, जिससे अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। अतः कमी ला करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सके। प्राणघातक प्रदूषण करने वाली जो सामग्रियां हैं, तत्व हैं के उत्पादन के उपभोग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी आदि के उपयोग की कटौती की जानी चाहिए। अगला उपाय, वनोन्मूलन जो है उसको नियंत्रित करके वनारोपण कार्यक्रम को तीव्र करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार वायु प्रदूषण की तीव्रता जिसमें लानी चाहिए, जिसमें 33% या उससे अधिक भाग पर वनावरण होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के लिए कानूनी नियंत्रण अति आवश्यक है। कानून का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार से वायु प्रदूषण की प्रक्रिया स्थानीय न होकर के एक विश्व स्तरीय है। अतः इसके नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सभी को समान प्रयास करने तथा इस दिशा में निरंतर शोधरत रहते हुए प्रदूषण नियंत्रणकारी विधियों का विकास करना है। इसके संदर्भ में विश्व स्तर पर अच्छे प्रयास चल रहे हैं और भारत में भी जो नेरी है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो नेरी है नागपुर में, वो प्लस परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, अनेक दोनों मिलकर के अनेक स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठन वायु प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित शोध कार्य में संलग्न है, जिससे हमारे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है। ये संस्थाएं एवं संगठन वायु प्रदूषण के प्रति जन चेतना को जागरूक बनाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।